तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग और कई सारी जो शानदार न्यूज आप लोगों के सामने आने वाली है, जो कि आप लोग कई बार आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। कुछ डेटा ऐसा रहता है जो कि आप लोग आंसर और ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो ढंग से सुना कीजिए लेक्चर को, ताकि आप लोग और इफेक्टिव इसको बना सकें। क्या होगा, वीडियो के एंड में आप लोगों से मैं क्विज पूछूंगा, उससे अगर उसका आंसर आप लोग दे पाएंगे तो आप लोगों को लगा कि कुछ आप लोगों ने कुछ सीखा है यहाँ से, वरना ऐसा लगेगा कि यार आधे घंटे में कुछ भी नया नहीं सीखा। तो अगर आप लोग आंसर दे पाए तो आप लोग कंफर्टेबली फील करेंगे। तो इसलिए टकटकी लगाकर लेक्चर सुनना है आप लोगों को, ठीक है। वीडियो के एंड में थोड़ा रिवीजन भी कराऊंगा, जो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लिटरेसी, अपनी कंट्री की जो लिटरेसी है उसके बारे में। तो यहां पर डेटा प्रस्तुत किया गया, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों के सामने यहां पर आने वाला है, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। कई सारे एग्जाम आप लोग के आते हैं, उनमें क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है इससे। तो बात की जा रही है यहां पर लिटरेसी के बारे में। लिटरेसी होती है साक्षरता, कितने पढ़े लिखे लोग हैं हमारी कंट्री में भाई, उसके बारे में बताया जाएगा। तो टोटल मिलाकर केरला जो है यहाँ पर टॉप पर है। हमारी कंट्री का जो राज्य है केरला, उसमें 96.2% लिटरेसी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग याद रखेगा, जब हम लोग रेमिटेंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में बाहर की कंट्री से जो पैसा आता है, जो बाहर की कंट्री में काम करने गए हुए हैं लोग, तो केरला काफी बड़ा रोल प्ले उसके अंदर करता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग हैं तो बाहर जाने की भी कोशिश करते हैं, दूसरी कंट्री में काम करते हैं। तो इसलिए काफी लार्ज स्केल पर रेमिटेंस जो है हमारी कंट्री में केरला में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है। तो केरला का लिटरेसी लेवल यानी कि साक्षरता जो है वो सबसे ज्यादा है हमारी कंट्री में, और आंध्र प्रदेश का जो है वो सबसे लोअर रेट पर है, ठीक है। तो याद रखिए केरला सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश सबसे लो। आंध्र प्रदेश का 66.4 ये इतना परसेंटेज है। अगर टॉप 5 राज्य के बारे में बात करें या फिर एरिया के बारे में बात करें, तो सबसे ज्यादा है केरला, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, पांचवें नंबर पर आसाम। तो टॉप 5 एरिया ऐसे हमारी कंट्री में जिसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे नीचे अगर बात करें हम लोग कौन से हैं, सबसे नीचे आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर सबसे नीचे राजस्थान, फिर है बिहार, फिर है तेलंगाना और फिर है उत्तर प्रदेश। तो ये वो एरिया है जो सबसे नीचे हैं। तो इन्होंने टॉप 5 ऊपर से टॉप किया है और इन्होंने टॉप 5 नीचे से टॉप किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग याद रखेगा। और अगर आप लोग का राज्य कोई सा भी इसमें लिस्ट में जो 10 राज्य मैंने यहां पर बताए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको आज के डेट में आप लोग एनएसओ बोलते हो। कुछ दिनों पहले यहां पर अलग अलग ऑफिस हुआ करते थे, एक तो हुआ करता था एनएसएसओ और दूसरा हुआ करता था सीएसओ, ठीक है। तो यहां पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और यहां पर ये हुआ करता था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। तो ये याद रखेगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर बेसिकली काम करती है, तो ये मिनिस्ट्री भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके द्वारा ही यहां पर इन दोनों को मर्ज कर कर ये नया ऑफिस बनाया गया, क्योंकि डेटा का डुप्लीकेशन होता था काफी लार्ज स्केल पर, जिसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। तो डुप्लीकेशन रोका जा सके, प्रॉपर वे में डेटा इकट्ठा किया जा सके, एक सिस्टमैटिक वे में काम आगे बढ़ाया जा सके। तो इसलिए यहां पर एनएसओ जो है अब अकेला ऑफिस आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, जो मर्ज कर एनएसएसओ और सीएसओ को बनाया गया है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह कि हमारी कंट्री में अगर कोई भी पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाए जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए मार्जिनल कम्युनिटी है कोई ऐसा जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो ये जो डेटा इकट्ठा किया जाता है ग्राउंड लेवल से, वो यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसी के चलते यहां पर जो डेटा है ग्राउंड लेवल से ऊपर तक पहुंचता है। जैसे यहां पर स्टेट पर इकट्ठा कर लिया गया, ठीक है, पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाइए, फिर स्टेट लेवल पर, फिर सेंट्रल लेवल पर, तो वहां से फिर आगे चलकर ये पॉलिसी प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन के बारे में बात करें रिपोर्ट के हिसाब से, तो एजुकेशन जो हमारी कंट्री में 75th राउंड में नेशनल सैंपल सर्वे जो यहां पर बेसिकली इसके बारे में बात करें, जो कि 2017 से लेकर 2018 तक कंडक्ट कराया गया है। तो उसके चलते यहां पर डेटा के बारे में आप लोग बात करिएगा। तो केरला के बाद में दिल्ली आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और आसाम। राजस्थान सेकंड वर्स्ट स्टेट देखने को मिलेगा, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि इससे ऊपर थोड़ा सा आप लोग जाएंगे तो फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा यहां पर, ठीक है। मेल लिटरेसी जो है हायर है फीमेल के साथ में। तो आप लोगों से जैसे यूपीएससी क्या करती है, बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन पूछेगी कि हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट जो है ये एनएसओ के द्वारा भी रिसेंटली प्रस्तुत किया गया, जिसमें केरला के द्वारा टॉप किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट दे देगी कि जो फीमेल लिटरेसी है वो ग्रेटर देन है मेल लिटरेसी के। तो आप लोग खुद समझिए, क्या लड़कियों को ज्यादा हमारी कंट्री में पढ़ाया जाता है? तो काफी लार्ज स्केल पर चीजें हालांकि अब चेंज हो रही हैं, पर लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इसलिए फीमेल लिटरेसी आप लोगों को हमेशा कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू मेल लिटरेसी। तो ये फैक्ट जो है ये याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, तो ये वो पर्सनैलिटी है जो काफी दिनों से काफी ज्यादा न्यूज में, नाम है कंगना रनौत। तो यहां पर जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का केस सामने निकल कर आया,
पहले इसको सुसाइड बोला जाता था, पर लेकिन अब डेथ की कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया है, जैसा माहौल इसके बैकग्राउंड में यहां पर बन गया है। तो कंगना रनावत ने काफी लार्ज स्केल पर इसके लिए आवाज उठाई, तो कई सारे लोगों ने इसके ऊपर आरोप भी लगाया गया कि ये जो है खुद अपनी एक तरीके से पब्लिसिटी के लिए यहां पर ये आवाज उठा रही है। तो सबके अलग अलग परसेप्शन है कंगना रनावत को लेकर, पर वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है, सेंटर के द्वारा अभी Y+ सिक्योरिटी यहां पर प्रोवाइड कराई गई है कंगना रनावत के लिए। तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि Y+ सिक्योरिटी रहती है तो कौन सी फोर्स यहां पर Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। तो यहां पर अभी CRPF जो है उसके द्वारा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा यहां पर इनको Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है, जो सेंटर की साइड से प्रोटेक्शन यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है, जिसकी लाइफ को थ्रेट लगता है। तो सेंटर के द्वारा रिव्यू किया गया तो लगा इनकी लाइफ को थ्रेट है, क्योंकि महाराष्ट्र में इनके द्वारा, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ इनके द्वारा कई सारी स्टेटमेंट दी गई। इवन इनका ऑफिस वगैरह भी यहां पर तोड़ा गया, जो बोला गया था कि इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया। तो कई सारी ऐसी एक्टिविटी रिसेंटली अभी देखने को मिली। तो Y+ सिक्योरिटी में दो तो CRPF के कमांडो मिले हुए इनके, जिनके पास में ऑटोमेटेड वेपन देखने को मिलेंगे, यानी कि ताकि इन पर वार होने से पहले ही कोई अगर वार करे तो उसको मारकर गिराया जा सके। इसी के साथ में ऑल टाइम इनके घर में पुलिस डिप्लॉय की जाएगी, जो कि इनका स्टैटिक जो रेजिडेंट है बेसिकली, तो स्टैटिक ड्यूटी के लिए वहां पर एक पर्सनल भी CRPF का वहां पर देखने को मिलेगा। कंगना रनावत जो है हमारी कंट्री में टोटल जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, टोटल मिलाकर 61, यानी कि 61 जो VIP हैं उसमें कंगना रनावत का भी नाम अब शामिल यहां पर हो गया है। और शायद फर्स्ट एक्टर है यहां पर ये जिसको इस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है इनकी जान को खतरा देखते हुए। तो इसलिए यहां पर ये Y+ सिक्योरिटी रिसेंटली अभी काफी न्यूज में थी। इसी के साथ में अगर बात करें, देखिए कई सारे पॉलिटिशियन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, खासकर महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में अभी कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिली, जिसके चलते यहां पर इनके खिलाफ कई सारे एक्शन लिए गए। तो इसलिए यहां पर इनके द्वारा गुहार लगाई गई सेंटर से कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, तो तब जाकर यहां पर ये सिक्योरिटी देखने को मिली है। तो Y+ सिक्योरिटी के बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये कुछ ज्यादा ही आप लोग बोल सकते हैं कि खासकर हमारी कंट्री में डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छी खासी न्यूज यहां पर बन जाती है। ये जो न्यूज है हमारी कंट्री में, इसमें बेसिकली बात की जा रही है कि हमारी कंट्री को लोन दिया जा रहा है। ये जो लोन रहता है ये एक लॉन्ग टर्म का लोन रहता है, जो कि काफी लंबे समय तक ऐसे ही चलता है। तो ये लोन हमारी कंट्री में दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इसके अगर पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखेंगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका नाम लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनाकर पूछा गया कंफ्यूज करने के लिए कि एशिया के मेंबर इसमें आप लोगों को ओनली देखने को मिलेंगे। एशियन डेवलपमेंट में एशिया के मेंबर नहीं है ओनली, ये एशिया और पैसिफिक दोनों रीजन के लिए काम करता है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन में आप लोगों को डाला जाता है एग्जाम में। तो इसलिए टोटल क्वेश्चन जब भी आप लोग पढ़े, कुछ सुने, थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में जाने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। तो एशियन डेवलपमेंट की नहीं है कि हाँ एशिया के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है ओनली, पैसिफिक रीजन के डेवलपमेंट के बारे में भी बात यहां पर ये करता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर 500 मिलियन का लोन साइन किया गया है। और फर्स्ट यहां पर जो इसका एक तरीके से जो इसका उन्हें कहते हैं किस्त थी वो यहां पर पहुंच रही है। टोटल 1 बिलियन यहां पर देखने को मिलेगा जो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये लोन किस लिए यूज किया जाएगा, तो यहां पर बोला जा रहा है कि इसमें से मैक्सिमम जो जाने वाला है 82 किलोमीटर का दिल्ली से मेरठ तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको RRTS आप लोग बोलते हैं, कॉरिडोर, वो बनाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग मान लीजिए किसी गांव में रहते हैं, किसी पर्टिकुलर विलेज एरिया में, आप लोग वहां से क्या करेंगे, आप लोग सोचेंगे यार गांव में रह रहे हैं, काम नहीं चल पा रहा है, थोड़ा सा काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो आप लोग सिटी में जाकर रहने लगे। मेरठ जो सिटी में रहते हैं उनको एक तरीके से, जो सिटी में रह रहे हैं उनके लिए तो आसपास में वहां पर काम करना अच्छा है, पर लेकिन जो गांव में रह रहे हैं तो वो सिटी में रहते हैं जाकर और वहां पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, गांव से सिटी ज्यादा दूर नहीं होती है, अप डाउन कर लेते हैं आराम से, मोटरसाइकिल वगैरह पे आसपास में रहता है, लगभग 10-12 किलोमीटर का एरिया या 15 किलोमीटर का एरिया, 20 तक भी आराम से काम चल जाता है। अब अगर आप लोग बात करें दिल्ली से लेके मेरठ तक की, अगर आप लोग डिस्टेंस नापेंगे तो वो लगभग आप लोगों को मेरे हिसाब से शायद लगभग 60-65 के करीब नजर आएगी। ठीक है, 60-65 के एयरफेयर में आप लोगों को डिस्टेंस देखने को मिलेगी। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां से अगर आप लोग नॉर्मली कोई काम कर दिल्ली से वापस जाना चाहे तो पर्सन वापस नहीं जा पाएगा। तो इसी के चलते यहां पर, जो कि आज की डेट में काफी ज्यादा व्यस्त रहता है ये रूट, और इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर यहां पर जो गाड़ियां चलाई जाती हैं, तो इसके चलते यहां पर हमारी कंट्री में दिल्ली से कनेक्टेड जो भी एरिया है, जो भी सिटीज हैं, उनको सोचा गया कि दिल्ली के ऊपर जो वेट पड़ रहा है यहां पर लोगों का, उसको कम किया जाए। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई यहां जॉब करने जाता है तो जॉब करने के बाद में शाम को अपने घर आ सके आराम से, ऐसा सिस्टम तभी रहेगा जब एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे। तो बोला जा रहा है कि लगभग 55 मिनट में यहां पर यह ट्रेवल टाइम रहेगा, जिसमें 30,724 करोड़ रुपए
खर्च किए जाने हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर ये लोन का सैंक्शन किया गया है। और ये सारा जो रीजन है यहाँ पर दिल्ली के साथ में जो एनसीआर वाला रीजन है उसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो ये दिल्ली से लेकर मेरठ तक का जो रूट है उसको दिखाया गया है, जो भी यहाँ पर रास्ते में इसके जो एरिया पड़ता है तो उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। और सराय काले खां तक जाएगा यहाँ पर मेरठ से लेकर, ठीक है। तो ये इसके बारे में एक आइडिया है। बाकी समझते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको डेवलपमेंट का पैसा दिया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर ये इंप्रूव करेगा रीजनल कनेक्टिविटी और मोबिलिटी जो है इसको बढ़ाएगा। तो नेशनल कैपिटल रीजन जो है उसके साथ में जो पहली किस्त जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये कंस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 3 जो प्रायोरिटी जो रेल कॉरिडोर है प्लान किए गए एनसीआर वाले रीजन में, उसको बेसिकली यहाँ पर ये इंप्लीमेंट करेगा, जिसमें से एक दिल्ली वाला है यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली से मेरठ वाला है। तो इसको बेसिकली 2021 तक कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो जल्दी ही यहां पर इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या करता है, बेसिकली एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए डेवलपमेंट का काम करता है। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए काम करता है, ना कि ओनली एशिया रीजन के लिए काम करता है, ठीक है, ताकि वहां से जो पुअर्टी है, गरीबी है, वो मिटाई जा सके। अगर मान लीजिए आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई कॉलेज बनाते हैं तो उस वाले एरिया में आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा कैंटीन आ गई, उस वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई भी फोटोकॉपी की दुकान खुलनी स्टार्ट हो जाएगी, फल फ्रूट वाले चाट वाले वहां पर देखने को मिल जाएंगे, खाना पीना बनाना टिफिन वगैरह वो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये सारा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि खुला तो कोचिंग था, स्कूल था वहां पर कोई, पर लेकिन ये सारी चीजें, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर कोई आप लोग रोड बनाते हैं तो उसके आसपास में कोई ना कोई डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तो काफी लार्ज स्केल पर इंप्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। इवन उसको बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का जो काम किया जाता है तो दुनिया भर के वर्कर वहां पर काम करते हो आप लोगों को नजर आएंगे। तो पुअर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम भी यहां पर इसको बोल सकते हैं, एक तरीके से जहां जहां पर आप लोग रीच कर देते हैं किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 1996 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 68 मेंबर है, 49 फ्रॉम रीजन, यानी कि इस रीजन से 49 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी जो फिलीपीन में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसको इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली इसका पर्पज आप लोगों को नजर आता है, ठीक है। ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और खासकर कोविड-19 को बैकग्राउंड में ध्यान में रखते हुए ये न्यूज आप लोगों के सामने है। पर लेकिन उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनिसेफ, UNICEF। तो यूनिसेफ वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका एक्रोनिम, पर लेकिन फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो आप लोग बोलेंगे यार ये तो इसमें सेट बैठ ही नहीं रहा, तो इसको सेट बैठाते हैं पहले। ये जो यूनिसेफ है पहले इसकी फुल फॉर्म हुआ करती थी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो ये जो फुल फॉर्म है वो तो यहां पर एक बेसिकली इसकी चेंज कर दी गई, उसको बोला गया अब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। पहले बोलते थे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो नाम तो चेंज कर दिया गया, पर लेकिन यूनिसेफ जो यहां पर एक तरीके से फेमस हो गया, इसको ऐसा कैसे रख लिया गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से कई बार कंफ्यूजन आ जाता है। पहले मैंने एक बार बताया था तो कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर फुल फॉर्म तो कुछ और दिख रही है, तो फुल फॉर्म पर मत जाइए, उन्हें कहता है जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो ऐसा समझ लीजिए आप लोग यहाँ पर। आखिर न्यूज में किस लिए वो समझ लेते हैं। यूनिसेफ जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ये एक तरीके से काम कर रहा है आज के डेट में। अगर हम लोग कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं, उसकी दवाई को प्रोक्योर करने में और सप्लाई करने में, बेसिकली काम क्या है, काम ये मान लीजिए आज के डेट में यूनिसेफ ने दवाई खरीद ली, तो ये उन एरिया को ले जाकर दवाइयां बेचेगा जिन एरिया में जो खासकर जो काफी गरीब तबका है सोसाइटी का, वो नहीं खरीद पाएंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, तो उसके लिए यहां पर ये काम करता हुआ नजर आता है। तो यूनिसेफ जो है यहां पर उनके एरिया में काम करेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट जो दवाइयों का किया गया अब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो यूनिसेफ है। तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट जो दवाइयां खरीदी गई हैं वो किसके द्वारा खरीदी गई हैं, यूनिसेफ के द्वारा खरीदी गई हैं। तो यूनिसेफ जो है यहां पर प्रोक्योर कर रहा है, फिर सप्लाई कर रहा है कोविड-19 की जो भी वैक्सीन है ऑन द बिहाफ ऑफ, ये यहां पर कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी फॉर 92 लो एंड द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो है, यानी कि जो अच्छी खासी कमाने वाली कंट्री नहीं है, वहां पर ये इसको सप्लाई करता हुआ नजर आएगा। जो ऑपरेट किया जा रहा है ये GAVI द वैक्सीन अलायंस जो है यहां पर ये CEPI और इसी के साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कई सारी एजेंसी मिलकर यहां पर काम कर रही है, ताकि जो कि मैन्युफैक्चर करने का काम कर रही है। तो इसके चलते ये प्रॉपर दवाई मैन्युफैक्चर कर रही है, फिर उसको आगे चलकर यहां पर ये सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए दवाइयां अब तक कंप्लीट बनी नहीं है, पर कुछ ऐसी दवाइयां हैं कि जो हाँ ये है कि वो नहीं कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, तो कुछ तो ऐसी दवाइयां हैं। और आगे फ्यूचर में भी अगर कोई दवाई बनकर आती है तो जो भी कंट्री में वो दवाई बनकर आएगी, सबसे पहले वो कंट्री अपने बारे में सोचेगी कि अपनी कंट्री के लोगों को दवाइयां देनी है। तो यूनिसेफ यहां भी एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रही है कि कम से कम सबसे पहले उसके पास में पहुंचाया जाए जो ज्यादा बीमार है, ना कि उसके पहले कि अपनी ही कंट्री का लोग है। तो ये भी यहां पर समझना पड़ेगा। तो यहां पर कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन जो फैसिलिटी है, ये वैक्सीन पिलर है जो कि आज के डेट में
अगर बात करें यहां पर एक तरीके से एक्सीलेटर का एक इनिशिएटिव का यहां पर काम कर रहे हैं, जो कि स्पीड डेवलपमेंट कर रहा है कि मेडिसिन को किस तरीके से यूज किया जाए ट्रीट करने के लिए कोविड-19 के लिए, और सब लोगों के लिए अवेलेबल प्रोवाइड कराया जाए। तो यूनिसेफ जो है एक तरीके से मीडिएटर का काम आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर कर रहे हैं इन सब फैसिलिटीज को अवेलेबल कराने के लिए। तो ये है यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ को आज के डेट में आप लोग यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से जानते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आप लोग को देखने को मिलेगा। 1946 में ये एजेंसी बनाई गई थी, जो कि आज के डेट में लीगल स्टेटस में यहां पर काम कर रही है। इसकी पिताश्री ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इनके इसके ऊपर बैठी हुई ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, वो इसकी पिताश्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बाकी याद रखना यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, नॉर्मली वैसे आज के डेट में यूनिसेफ आप लोग बोलते हैं, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात की जा रही है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2019 के बारे में। तो हमारी कंट्री के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा यहां पर कंफर्म किया गया है सर डेविड। देखिए बेसिकली क्या है यहां पर, ये जो इनके द्वारा जो अवार्ड यहां पर दिया जा रहा है ना यहां पर, ये तो ये देने वाले हैं एक तरीके से यहां पर इसको, ठीक है ना। तो ये 2019 का अब का नहीं है, तो कंफ्यूजन में आप लोगों को यहां पर लाया जा सकता है इसकी वजह से। ठीक है, तो यहां पर जो बात की जा रही है सर डेविड, ये यहां पर अटेनब्रोफ, ठीक है, तो ये इनका नाम है यहां पर। तो ये पर्सनैलिटी इनको माना जा रहा है कि ह्यूमन वॉइस ऑफ नेचर, यानी कि इनके द्वारा ह्यूमन, ये एक तरीके से जो नेचर के लिए वॉइस उठाई गई है इनके द्वारा। ठीक है, यानी कि कैसे नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज इनको दिया गया है। सर डेविड जो है 1904 के हैं और वेल नोन है इनकी सीरीज जो है द लिविंग प्लैनेट। ये लिविंग प्लैनेट काफी फेमस सीरीज है, शायद ही आप लोगों ने कुछ बच्चों ने तो आप लोगों ने भी कोई ना कोई इस सीरीज का पार्ट देखा होगा, जिसमें ये दिखाने की कोशिश करने की किस तरीके से जो नेचर है उसको दिखाने की कोशिश यहां पर की जाती है। तो इंग्लिश ब्रॉडकास्टर है और नेचुरल हिस्टोरियन है। ठीक है, इंदिरा गांधी जो मेमोरियल ट्रस्ट है ईच ईयर यहां पर लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के बर्थडे के रूप में यहां पर ये अवार्ड प्रोवाइड कराती है। इंडिविजुअल को भी दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है, उनके द्वारा जो भी एफर्ट लगाए जाते हैं इंटरनेशनल पीस और डेवलपमेंट के लिए, तो उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। अगर बात करें यहां पर साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में, तो फॉर द लार्ज गुड जो ह्यूमैनिटीज के लिए है या फिर इन लार्ज स्कोप ऑफ फ्रीडम के लिए, तो उसके लिए यहां पर बेसिकली ये फोकस रखता है। जो प्राइस है 25 लाख रुपए और साइटेशन यानी कि एक तरीके से ताम पत्र बोलते हैं ना जैसे आप लोग, ठीक है, तो एक तरीके से कोई एक पत्र टाइप में दिया जाता है ताकि यहां रिकॉग्नाइज किया जा सके। और फर्स्ट टाइम 1986 में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो कुछ पर्सनैलिटी के नाम यहां पर लिखे हुए हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो मिखाइल गोरवेकी जो कि फॉर्मर लीडर थे यहां पर सोवियत यूनियन के, यूनिसेफ को भी दिया गया जिसके बारे में भी बात की। जेमी कार्टर यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1997 में। यूएन के जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नान को दिया गया 2003 में। एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर, इनको 2013 में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को 2014 में, और फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को 2017 में, और फिलहाल अभी यहां पर 2019 में यहां पर इन पर्सनैलिटी को दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बने तो कंफ्यूज नहीं होना है, पर्सन स्पेसिफिक न्यूज और अवार्ड के बारे में क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो इसलिए हल्का सा आइडियाज के बारे में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती है यहां पर, इससे रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा। बात की जा रही है रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन के बारे में क्या न्यूज है और क्यों न्यूज में है ये, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया है रिजर्वेशन जो मराठा कम्युनिटी है गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, देखिए अगर बात करें आप लोग रिजर्वेशन के बारे में, तो हमारा संविधान ये बोलता है कि रिजर्वेशन ओनली सोशियो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड को नहीं, सोशियो और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी को दिया जाएगा। यानी कि इकोनॉमी के ऊपर यहां पर ये चुप रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बोलता है। रीजन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। अगर आज की डेट में मान लीजिए मैं एक ठीक ठाक कमाने वाला इंसान हूं, मान लीजिए मैं एक तरीके से मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन हूं, और मैं किसी के साथ में अपने आप को कंपेयर करता हूं। ठीक है, मैं एक साथ में कंपेयर करता हूं मान लीजिए अपने आप को अंबानी के साथ में, तो अंबानी में और मेरी इनकम में दुनिया भर का डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, पर अगर अंबानी के साथ में आप लोग मुझे कंपेयर करेंगे तो मैं काफी गरीब हूं। ठीक है, पर लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है कि जो काफी ज्यादा गरीब है, मान लीजिए उसकी जो इनकम है वो ले दे के उसकी फैमिली इनकम है महीने की 10,000 रुपए, ठीक है, या फिर 15,000 रुपए, तो इसके कंपेयर में मैं बेटर पोजीशन में हूं। तो इस तरीके से यहां पर मैं इसके कंपेयर में गरीब हूं और ये मेरे कंपेयर में गरीब है, और हो सकता है इसके भी कंपेयर में कोई और गरीब हो जिसको रोजी रोटी बस खाने का जुगाड़ी मिल रहा हो, तो ये इसके कंपेयर में गरीब हो गया। तो अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप लोग यहां पर क्राइटेरिया रखोगे
तो एक ऐसी चीज हो जाएगी कि वो कभी भी आप लोग नहीं हटा पाओगे रिजर्वेशन को, क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई गरीब जरूर रहेगा कंपेरेटिवली। अगर आप लोग उसको देखोगे, सोसाइटी आगे बढ़ जाएगी, कोई ना कोई तबका ऐसा जरूर रहेगा जिसको आप लोग देखोगे कि हाँ ये आज के डेट में भी गरीब है। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि यार अगर इकोनॉमी हम लोग यहां पर क्राइटेरिया लेकर चलते हैं तो हम लोग कभी भी रिजर्वेशन को नहीं हटा पाओगे। तो इसीलिए उन्होंने यहां पर जो बात की, यहां पर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड अगर कोई सेक्शन है तो उसको रिजर्वेशन देने की यहां पर बात की गई। तो ये क्राइटेरिया उनके द्वारा यहां पर रखा गया। पर लेकिन इस वाले क्राइटेरिया को भी यहां पर भी ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए प्रोवाइड कराया गया है। तो यहां पर जो कास्ट रिलीजन उससे उठकर यहां पर यह काम किया गया है। तो अभी 3 जज की जो बेंच थी यहां पर, ये जो एल नागेश्वर राव जो थे, इनके द्वारा रेफर किया गया केस। तो इसके चलते यहां पर 2018 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया था मराठा कम्युनिटी को। ठीक है, तो फिर यहां पर कोर्ट में यहां पर पीआईएल गई सुप्रीम कोर्ट में और बोला गया कि जो इंदिरा साहनी केस आया था हमारी कंट्री में 1992 का, ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसमें 50% से ज्यादा यहां पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहां पर इंदिरा साहनी केस के द्वारा बोलेगी। तो इंदिरा साहनी जो केस निकल के आया उसके चलते 50% से ज्यादा यहां पर रिजर्वेशन हो रहा है। अगर मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं तो इस केस को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के द्वारा यहां पर जो रिजर्वेशन है मराठा कम्युनिटी को, वो यहां पर साइड में कर दिया गया। तो महाराष्ट्र स्टेट जो है रिजर्वेशन फॉर सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एक्ट के तहत यहां पर ओरिजिनली 16% रिजर्वेशन जो है वो मराठा कम्युनिटी के लिए एजुकेशनल और इसी के साथ में यहां पर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में देने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंदिरा साहनी का जो केस है उसने बोला कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो इसको काउंट करने के बाद में टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% से ऊपर पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि नल एंड वॉइड करार दिया गया, तो रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। शायद आप लोगों को याद होगा इसी तरीके से जाट कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको भी हटा लिया गया कि सेंटर में जो जाट कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराओ। तो कई जगह ऐसी गुहार लगाई जा रही है यहां पर जगह जगह पर, जिसके चलते रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये जो ताना बाना तैयार किया जाता है ये पॉलिटिशियन के द्वारा तैयार किया जाता है, वरना रिजर्वेशन जो है वो इस तरीके से नहीं जैसे हमारी कंट्री में बोला गया था कि 10-15 साल के बाद में हटा देना, पर ये 50-60 साल है और बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। तो इससे देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री जो है किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो जो भी मन में आए तो लिख दीजिएगा। ठीक है, गाली गलौज छोड़कर और किसी के रिलीजन के ऊपर कोई कमेंट मत करना। ठीक है, साफ सभ्य लैंग्वेज यूज किया करो जिससे समझ में आएगी। पढ़े लिखे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक लेवल है आप लोगों का। ठीक है, यूपीएससी नहीं मतलब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, गवर्नमेंट पोस्ट पर या फिर किसी भी पोस्ट पर अगर जाओगे कल को, तो वहां पर एक सभ्य पर्सन होना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो बिहेव लाइक ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। ओके, तो फालतू के कमेंट मत किया करो, उससे थोड़ा बचा करो। कोई अगर कर भी रहा है थोड़ी सीधी हरकतें तो उसको इग्नोर करो, यार क्यों रिप्लाई कर रहे हो, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से लेकर चलो। ठीक है, यूनियन जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा बोला गया कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि एक तरीके से जो सिटीजन है उनके घर तक ही बैंकिंग को पहुंचाया जाएगा, ये एक तरीके से फोकस दिया जा रहा है। ठीक है, तो ईज ऑफ बैंकिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो ईज बैंकिंग जो रिफॉर्म इंडेक्स है उसके बारे में बात की जा रही है। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के बारे में बात करें तो एक तरीके से बोला जा रहा है कि यहां पर एक तरीके से यूनिवर्सल टच पॉइंट ऑफ कॉल सेंटर की बात की जा रही है, वेब पोर्टल की बात की जा रही है और मोबाइल ऐप की बात की जा रही है। यानी कि आप लोगों के हाथ में मोबाइल होएगा तो आप लोग एक तरीके से मोबाइल में बैंक होगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। वेब पोर्टल के थ्रू जैसे आप लोग इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं, वो भी सारी चीजें हैं। इसी के साथ में ट्रेस किया जाएगा सर्विस की जो भी रिक्वायरमेंट है इन चैनल्स के थ्रू। और इसी के साथ में नेक्स्ट अगर आप लोग बात करते हैं पब्लिक सेक्टर जो बैंक है वो यहां पर ज्यादा फोकस देकर चलेंगे, क्योंकि प्राइवेट जो बैंक है वो प्रॉफिट के ऊपर काम करता है और प्राइवेट के ऊपर यहां पर ज्यादा प्रेशर बना भी नहीं सकते, पर लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो यहां पर काम करते हुए नजर आएंगे। अच्छा क्वेश्चन आप लोग बताइए, आज के दिन में हमारी कंट्री में टोटल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसी के साथ में जो केस जो बेसिकली फोकस किया जा रहा है तो इंस्टीट्यूशनलाइज की जा रही है क्लीनिंग और स्मार्ट बैंकिंग के फोकस किया जा रहा है, जो कि यहां पर बेसिकली लॉन्च किया गया था 2018 में। तो पब्लिक सेक्टर जो बैंक है एक तरीके से हेल्दी ट्रेजेक्टरी उनकी देखने को मिले, क्योंकि जब से आप लोगों को पता है मालवीय नीरव मोदी टाइप के जो आदमी हैं वो बैंकों का पैसा लेकर भागे हैं, तो तब से जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके ऊपर तलवार लटक गई है एक तरीके से, तो उसमें भी रिफॉर्म की कोशिश की जा रही है। तो ईज 2.0 रिफॉर्म एजेंडा भी इसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा।
और जो खासकर यहाँ पर स्मार्ट वर्ड जब यूज करते हैं तो स्पीडी, मल्टी चैनल, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए और टेक्नोलॉजी के द्वारा इनहेंस होना चाहिए। तो ये रहता है। क्लीन के बारे में जो बात की जा रही है तो यहाँ पर क्लीन क्रेडिट यानी कि कोई पैसा लेकर न भेजें, लिवरेजिंग डेटा को ढंग से प्रॉपर तरीके से लेकर चला जाए, इंश्योर करना अकाउंटेबिलिटी, इसी के साथ में एक्शन अगेंस्ट जो डिफॉल्टर होते हैं मालवीय, नीरव मोदी टाइप के, और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि जो पैसा जा चुका है किसी लोग के पास में वहां से रिकवर नहीं हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो पैसा डूबेगा, तो उसके ऊपर फोकस देकर यहां पर चला जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वहां से पैसा भी रिकवर किया जा सके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर हाँ तो यस लिखिए, अगर ना तो नो लिखिए और फिर उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। फीडबैक देकर जरूर जाया करो यार, उससे पता चलता रहता है कि सही डायरेक्शन में चल रहा है लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले लिटरेसी के बारे में जाना, समझा सारी चीजें। नेक्स्ट हम लोगों ने कंगना रनौत और उसकी सिक्योरिटी के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट के द्वारा जो बैंक के द्वारा पैसा दिया गया है उसके चलते गवर्नमेंट क्या करने वाली है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर यूनिसेफ जो है वो दवाइयाँ खरीदने वाला काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, ये हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में हम लोगों ने इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की, ये बातें की मराठा कम्युनिटी के रिजर्वेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने जो बातें की यहाँ पर, ये बातें की बैंकिंग सिस्टम के बारे में कि उसको कैसे इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आइए अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं और उनके आंसर आप लोगों को देने हैं। एक एक कर यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप लोग बताइए, इंडिया के द्वारा कौन से बैंक के द्वारा एक तरीके से पैसे प्रोवाइड कराने की बात की है? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम है उसके चलते। ठीक है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट सिंगल वैक्सीन बायर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही है? कंगना रनौत को यह बताना है। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा है लिटरेसी रेट और कौन सा सबसे कम लिटरेसी रेट है, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में अगर आगे चले, कौन सी कम्युनिटी का रिजर्वेशन अभी कैंसिल किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है ये आप लोगों को बताना है। कौन सा केस ये बोलता है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कराना है, किसके द्वारा, यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस फैसिलिटी के बारे में बात की जा रही है। तो ये आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लोग दीजिए, जो लास्ट वीडियो का क्विज आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले SVEP के बारे में आप लोगों को बताना है, ये क्या है। WSTS क्या है यहाँ पर, जो कि अभी यूज में था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड। इसी के साथ में हमारी कंट्री में अगर बात करें, इंडिया मिनिस्ट्री जो हमारी बात करें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो यहाँ पर और इसी के साथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कौन मिलकर काम करे, जिसके चलते यहाँ पर ट्राईपार्टाई एग्रीमेंट इसको बोला गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, कौन बोलता है यहाँ पर। ये गंगा एक्शन प्लान के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो कौन से एक्ट के अंदर हमारी कंट्री में इसको सिक्योर किया जा सकता है। विक्रमशिला गंगा जो डॉल्फिन सेंचुरी है वो कहां पर बनाने की बात की जा रही है। इसी के साथ में इंडो पैसिफिक क्लब के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि क्या बताना है इसके बारे में, कि इंडो पैसिफिक जो क्लब है कौन इसको ज्वाइन करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है चाइना के एग्रेशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट बात की थी कोलम और इसी के साथ में यहाँ पर ये है असनसोल। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताना कहां पर ये लोकेटेड है, जहां पर सुसाइड रेट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा था। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग बताइए। अब आइए आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने बेसिकली स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम जिसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। वर्ल्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये फर्स्ट वर्ल्ड सोलर जो टेक्नोलॉजी समिट है वो देखने को मिली, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। ट्राईपार्टाई एग्रीमेंट यहाँ पर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और वर्ल्ड जो डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस काम कर रहे हैं। डॉल्फिन प्रोजेक्ट के बारे में बात की तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर के द्वारा बोला गया डॉल्फिन जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। गंगा एक्शन प्लान के बारे में बात करें तो 1985 के हिसाब से आप लोग बात करते हैं तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यहां पर काम करते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में यहां पर स्टेब्लिश की जा रही है। जर्मनी ज्वाइन कर रही है इंडो पैसिफिक जो क्लब है, बेसिकली क्वाड ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं। केरला के अंदर है कोलम और इसी के साथ में यहां पर असनसोल जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर, इसमें सबसे ज्यादा सुसाइड रेट हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। फीडबैक दिए बिना मत जाइएगा। लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना है डिसलाइक क्यों गया, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, इतनी शांति मिलेगी मन को कि आप लोग किसी चीज के साथ में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।